दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और वक्त हो गया है जनहित का। जनहित में आज बात करेंगे 4 मई को होने वाली मतगणना की। सवाल यह है कि काउंटिंग के बाद बंगाल में बवाल का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। और अब जनहित में अगले 1 घंटे जो खबरें विस्तार से देखेंगे उसके बारे में जानकारी देते हैं। आज की ब्रेकिंग स्टोरी, बीजेपी का बंगाल तो टीएमसी का बवाल। क्या नतीजों के बाद बंगाल में 2021 जैसे हालात बनने जा रहे हैं? ये सवाल क्यों उठा है, पूरी खबर रखेंगे। विश्लेषण के जरिए आपको पूरा सच दिखाएंगे। बिग स्टोरी में बताने वाले हैं फाइट स्ट्रॉन्ग, कौन राइट और कौन रॉन्ग। बीजेपी और टीएमसी के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखे ईवीएम पर तकरार तीखी होती जा रही है। इन दावों में कुछ दम है या सिर्फ माहौल बनाने की जा रही है कोशिश, पूरी पड़ताल करेंगे। एक्सक्लूसिव स्टोरी में आज दिखाने वाले हैं कातिल लहरों से एक मां की लड़ाई। जबलपुर के बरगी डैम हादसे की वो तस्वीर जिसे देखकर आज पूरा देश गमगीन है। पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। और रात 9:30 बजे स्पेशल स्टोरी में आपके लिए लेकर आएंगे महंगाई युद्ध खाए जाते हैं, कैसे ईरान की लड़ाई हमारी और आपकी जेब पर डाका डाल रही है। पूरी खबर रखेंगे विस्तार से आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल। बंगाल में क्या चल रहा है उसकी हर खबर आपको देने वाले हैं। लेकिन जनहित की शुरुआत आज की दर्दनाक उस खबर के साथ करेंगे जिसको देखकर आज पूरा देश सन्न है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज के डूबने से 9 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 29 लोगों को बचा लिया गया। सरकार, सिस्टम और क्रूज चलाने वालों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले इन आरोपों को पुख्ता करने वाली तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं वो क्रूज के बरगी डैम में डूबने से चंद मिनट पहले की हैं। वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है क्रूज के केबिन में पानी भर रहा है, लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। इसी बीच कुछ लोग लाइफ जैकेट का बंडल लेकर आते हैं और लोगों को बांटने लग जाते हैं। 7 सेकंड का यह वीडियो सिस्टम की लापरवाही का जीता जागता सबसे बड़ा सबूत है। जब क्रूज डूबने लगा तब लोगों को लाइफ सेविंग जैकेट दी जाती है, जबकि नियम यह है कि क्रूज पर सवार होने के पहले ही सभी सैलानियों को लाइफ सेविंग जैकेट पहना दी जाए। बिना लाइफ सेविंग जैकेट के क्रूज पर एंट्री नहीं मिलती। लेकिन यहां लोगों की जान से खुला खिलवाड़ किया गया। क्रूज हादसे से पहले की 2 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर उस समय की है जब क्रूज का सफर शुरू हुआ था। जरा ध्यान से देखें, एक भी शख्स जिसके शरीर पर लाइफ सेविंग जैकेट आपको दिख रहा हो, क्रूज का डेक हो या क्रूज का केबिन, कहीं भी किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। दूसरी तरफ की कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जब क्रूज पर खतरा बढ़ने लगा तब जाकर क्रू मेंबर्स ने लोगों को लाइफ जैकेट बांटनी शुरू की। लेकिन ये लाइफ जैकेट इतनी देर से मिली कि 9 लोगों को बचाया नहीं जा सका। बरगी डैम में हादसे से चंद मिनट पहले क्रूज पर जश्न का माहौल था। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई रील बना रहा था। बरगी डैम का पानी और ठंडी हवा के बीच माहौल खुशनुमा था। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी होने के बाद भी एक भी शख्स के शरीर पर लाइफ जैकेट नहीं है। ना बड़ों ने और ना ही बच्चों ने लाइफ जैकेट पहनी है। थोड़ी ही देर में मौसम का मूड बिगड़ा और ठंडी हवा तूफानी हो गई। डैम के पानी में समुद्र जैसी लहरें उठने लगी। लहरों की टक्कर से क्रूज हिचकोले खाने लगी। तमाम लोग घबराकर ओपन डेक से अंदर के कैबिन में आ गए। इस वक्त तक किसी भी व्यक्ति के शरीर पर लाइफ जैकेट नहीं थी। थोड़ी ही देर में क्रूज लहराने लगा और तब जाकर लोगों ने आनंद फानंद में लाइफ जैकेट पहननी शुरू की।
क्रूज मेंबर की बहुत लापरवाही है ना। उन्होंने लाइफ जैकेट दी थी, हमें ना कुछ दिया था। हमने खुद, मैं और एक लड़का, लाइफ जैकेट जाके स्टोर से निकाले हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। क्रूज देखते ही देखते पानी में समाने लगा और कुछ ही सेकंड में खुशियां मातम में बदल गईं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपने अभी अभी जो वीडियोस देखे उसमें साफ साफ नजर आता है कि पर्यटकों ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी, लेकिन मध्य प्रदेश के टूरिज्म विभाग के मंत्री और उनके अफसर साफ साफ इस बात से मुकर रहे हैं। उनका कहना है कि सबको लाइफ जैकेट पहनाई गई थी। अगर किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहने, तूफान तेज था तो ऊपर के लोग, जो ऊपर के डेक के लोग भी, वो नीचे आ गए और वो लाइफ जैकेट ना होने के कारण खत्म नहीं हुए। लाइफ जैकेट तो आपने देखा होगा, जो बॉडी भी निकली है वो भी लाइफ जैकेट पहने हुए, तो लाइफ जैकेट सबको दी गई। वीडियो हमने आपको दिखा लिया और उसके बाद के दोनों बयान भी दिखा लिए। आप खुद ही तय करिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। नदी, झील या डैम में बोट और क्रूज ऑपरेट करना बेहद क्रिटिकल ऑपरेशन की कैटेगरी में आता है। बोट या क्रूज ऑपरेट करने के लिए कई नियम हैं जिनका सख्ती से पालन करना जरूरी होता है, लेकिन जबलपुर में हर नियम, हर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। एक एक करके पूरी खबर आपके सामने रखते हैं। बोट या क्रूज पर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट यानी कि जीवन रक्षक उपकरण होने ही चाहिए, जैसे कि लाइफ सेविंग जैकेट और रबर की छोटी नाव, ताकि खतरा होने पर लोगों को उसमें बिठाकर बाहर निकाला जा सके। बिना लाइफ जैकेट पहने किसी यात्री को बोट पर एंट्री नहीं मिल सकती। क्रू मेंबर को फर्स्ट एड और सीपीआर देने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बोट या क्रूज पर तय संख्या से अधिक यात्री सवार नहीं हो सकते। क्रूज चलाने से पहले मौसम और पानी की स्थिति चेक करनी चाहिए और तभी क्रूज का संचालन करना चाहिए, जिसकी जबलपुर में पूरी अनदेखी की गई। क्रूज चलने से पहले यात्रियों को सेफ्टी ब्रीफिंग दी जानी चाहिए कि इमरजेंसी में क्या करना है, कैसे जैकेट के सहारे किनारे तक पहुंचना है। बहुत हद तक वैसे ही जैसे हवाई जहाज में उड़ान भरने के पहले सीट बेल्ट बांधने और इमरजेंसी इवैक्यूएशन की जानकारी दी जाती है। लेकिन यहां पर हर नियम की धज्जियां उड़ाई गई। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐन वक्त पर जब मौसम खराब हुआ और लगा कि हालात बेकाबू हो सकते हैं, तब कहीं जाकर क्रूज के भीतर सवार लोगों को लाइफ जैकेट बांटने की कवायद शुरू की जाती है। लेकिन क्रूज के अंदर पानी भरना किस तरह से शुरू हो चुका था, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। क्रूज के भीतर पानी भर चुका है और तब कहीं जाकर लोगों को लाइफ जैकेट बांटी जा रही है। जिन नियमों का हमने पहले जिक्र किया, अगर उनका पालन किया गया होता तो शायद इतना दर्दनाक हादसा नहीं होता। हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है कि झटका लगने के बाद ही उसकी नींद टूटती है, और जब तक सिस्टम जागता है तब तक कई बेकसूर अपनी जान गंवा चुके होते हैं। जबलपुर में भी यही हुआ। हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर सुबह ही सामने आ गई जब रेस्क्यू टीम ने एक मां का शव बरगी डैम से निकाला था। मां अकेले नहीं थी, उसके दिल का टुकड़ा भी उसके साथ था। ये तस्वीर जिसने भी देखी रो पड़ा। मां की बाहों में बेजान पड़े मासूम को देख हर किसी का कलेजा छलनी हो गया। वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा जब कातिल लहरें इस मां से उसके बेटे को छीन रही होंगी। जिगर के टुकड़े को सीने से लगाए इस मां ने कितना संघर्ष किया होगा। लहरों के शोर के आगे मां के सांसों की डोर तो टूट गई, लेकिन बेटे पर उसकी पकड़ कमजोर नहीं पड़ी। छोटा बच्चा 4 साल का, वो माँ के सीने से लगे बोट के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अपने बच्चे को बचाने के लिए ये माँ कितना लड़ी होगी। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक वो जूझी होगी ताकि अपने बेटे को बचा सके।
लेकिन जालिम लहरों और लापरवाह सिस्टम के आगे एक मां की हर कोशिश हार गई। चंद लोगों की गलती ने इस मां और उसके लाडले को हमेशा के लिए छीन लिया। हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे। तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। बेजान पड़ी इस मां का नाम मरीना मैसी और उसके आंचल में शांत पड़े 4 साल के मासूम का नाम जहान है। मरीना और जहान का हादसे के ठीक पहले का भी एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में 4 साल का जहान अपनी मां की गोद में बैठकर बोटिंग के मजे लेता दिखता है। मरीना अपनी मां, पति, बेटी और बेटे के साथ दिल्ली से जबलपुर घूमने आई थी। सबने बरगी डैम में बोटिंग का प्लान बनाया, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। क्रूज जैसे ही बरगी डैम में गहरे पानी की ओर बढ़ा, आंधी तूफान आ गया, लहरें खतरनाक हो गईं और बोटिंग की खुशियां चीख पुकार में बदल गईं। कोई कुछ समझ पाता तब तक बोट डूबने लगी। लोग जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। इस आपाधापी में कौन कहां गया किसी को नहीं मालूम, लेकिन मरीना ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। वो अंतिम सांस तक उसके लिए लहरों से लोहा लेती रही। मरीना के पति और बेटी तो किसी तरह बचकर किनारे पर आ पहुंचे, लेकिन मरीना, उनकी मां और 4 साल का जहान नहीं बच पाए। बरगी डैम में पूरी रात तलाश जारी रही और सुबह तक मरीना और जहान का शव बाहर निकला तो सब सन्न रह गए। चार साल का जहान मां के आंचल में शांत पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो मां की लोरी सुनकर उसे गहरी नींद आ गई हो। और अब कुछ चुभते सवाल जो मध्य प्रदेश की सरकार और सिस्टम से पूछना बेहद जरूरी है। सवाल ये कि क्या एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से चलने वाले उस क्रूज का स्टाफ अपने अधिकारियों को कुछ भी नहीं समझता, और अगर समझता तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि खराब मौसम की भविष्यवाणी के बावजूद क्रूज चलाया गया और किसी भी व्यक्ति को लाइफ जैकेट तक नहीं पहनाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने हादसे से एक दिन पहले ही तेज हवाओं की चेतावनी दी थी। उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या उस क्रूज के कैप्टन को खराब मौसम में यात्रा रद्द करने का अधिकार था या नहीं, या रेवेन्यू के दबाव में क्रूज चलाया गया? सवाल तो यह भी है, क्या 20 साल पुराना क्रूज इस्तेमाल करने लायक था या वो खराब था? क्रूज का मेंटेनेंस समय पर हुआ भी था या नहीं, या फिर लोगों को बस भगवान भरोसे छोड़ दिया गया? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन यकीनन जिस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और सबकी आंखों में आंसू है। आगे क्या कार्रवाई होती है पूरे मामले पर, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात उस बवाल की ओर जो बंगाल में शांति से चुनाव निपट जाने के बाद भी लगातार जारी है, बल्कि अब और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मूल सवाल यह है, अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए और बीजेपी बंगाल की सत्ता में आ गई तो क्या टीएमसी बवाल मचा देगी? क्या हारने पर ममता बनर्जी राजनीतिक हाहाकार करेंगी और टीएमसी बंगाल में आसमान सिर पर उठा लेगी? क्योंकि कोलकाता में वोटों की गिनती से पहले जो कोहराम मच रहा है वो कुछ इसी ओर इशारा करता है। कल रात करीब 8:30 बज रहे थे जब टीएमसी ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया और आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी की मिलीभगत से स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। वीडियो खुदीराम अनुशीलन केंद्र का बताया गया। इसके विरोध में टीएमसी के 2 उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा वहां पहुंचकर धरने पर बैठ जाते हैं। टीएमसी के सैकड़ों समर्थक भी वहां जा पहुंचे। खबर फैली तो बीजेपी के तापस रॉय और प्रियंका टिब्रेवाल जैसे नेता और कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई, टकराव की नौबत आ गई। इस बीच खुद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी कोलकाता के सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल पहुंच जाती हैं। भवानीपुर इलाके के स्ट्रांग रूम का उन्होंने मुआयना किया। चुनाव आयोग पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए। चूंकि चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया, ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने भी आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर भ्रम को दूर किया। 2 टूक कहा कि ईवीएम में हेरफेर की बात कोरी अफवाह है,
अब कोलकाता में जहां जहां 4 मई को काउंटिंग होगी वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और धारा 163 भी लगा दी गई है। जिस सीसीटीवी फुटेज को टीएमसी ने मुद्दा बनाया, जिसके जरिए ईवीएम में हेरफेर के आरोप लगाए गए, सबसे पहले उसका सच जानना जरूरी है ताकि कोई भी भ्रम ना रहे। यह सच है कि वीडियो नेताजी इंडोर स्टेडियम के करीब खुदीराम अनुशीलन केंद्र का है, जहां नॉर्थ कोलकाता जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें रखी गई हैं। लेकिन यह सच नहीं है कि वहां कोई हेरफेर की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक वहां पोस्टल बैलेट को अलग अलग करने का काम किया गया और इसके लिए बाकायदा सभी उम्मीदवारों को सुबह करीब 10 बजे ही ईमेल भेजकर सूचना भी दे दी गई थी। हर उम्मीदवार या उनके एजेंट से शाम 4 बजे स्ट्रांग रूम में मौजूद रहने के लिए कहा गया था ताकि उनकी मौजूदगी में पोस्टल बैलेट को विधानसभा सीटों के हिसाब से अलग अलग किया जा सके। लेकिन उम्मीदवारों ने ईमेल चेक नहीं किया, सूचना पढ़ी नहीं और तुरंत आकर हेरफेर का माहौल बना दिया। हद तो यह है कि ममता बनर्जी खुद भी खुदीराम अनुशीलन केंद्र की ओर चल पड़ी, लेकिन उन्हें बताया कि वहां नॉर्थ कोलकाता की ईवीएम रखी हुई है, आपकी सीट उस इलाके में नहीं आती, ऐसे में आपको वहां जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। लिहाजा ममता बनर्जी सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल पहुंची, जहां उनकी सीट भवानीपुर की ईवीएम रखी थी। ममता रात करीब 8:15 पर वहां पहुंची और रात 12:07 तक वहीं पर रहीं, उसके बाद ही बाहर निकली। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेरफेर का आरोप भी लगाया। अरे भाई नहीं तो हम क्यों आया है करने का कोशिश तो था ना, क्या किया कल से हमारा तो पता नहीं है। सील किया है वो तो बैंडेज लगा के रख दिया, बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या थोड़ा ही सील है। देखो मेरा को इशारा ही काफी है। Didi, do you think the reason why there are 4 days kept between counting and the last phase? Yes, this gap is because of some motivation, and my ishara is काफी। तो दीदी यानी ममता बनर्जी अपने आरोप पर कायम है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश की, लेकिन चुनाव आयोग ने यह आरोप पूरी तरह से गलत और झूठा करार दिया है। ये कोई कंप्लेंट आया बताइए कहाँ पे हुई है? खाली एलिगेशन लगाने तो कोई एलिगेशन लगाए, टेम्परिंग कहाँ हुई है? सीएपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है वहाँ पे, 3 लेयर सिक्योरिटी है, कोई जा सकता है और टेम्परिंग कैसे कर लेगा? ईवीएम के स्ट्रांग रूम बंद हैं, वो सील्ड हैं। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। ईवीएम का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है और ये हमें निकालना ही पड़ता है। जिले की तरफ से हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मेल किया था, जो चिट्ठी थी हमारी। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी का पारा गर्म है। ऊपर से एग्जिट पोल के अनुमानों ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी है। टीएमसी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, जबकि चुनाव आयोग का साफ कहना है कि यह सरासर झूठ है, प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। टीएमसी का आरोप है कि पोस्टल बैलेट को छांटने के काम में बाहरी लोग शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 2 टूक कहा कि इस काम में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ही शामिल किए गए हैं। टीएमसी का सवाल है कि पोस्टल बैलेट छांटने से पहले बताया क्यों नहीं गया। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने तो ईमेल से सूचना पहले दे दी थी, बुलाया तो था, आप आए क्यों नहीं। टीएमसी का सवाल है अंधेरे में पोस्टल बैलेट छांटने का काम क्यों किया गया। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि स्ट्रांग रूम में बिजली कनेक्शन की इजाजत ही नहीं है, ऐसे में टॉर्च की रोशनी में इस काम को किया गया। अब ममता बनर्जी के बाद आज शुभेंदु अधिकारी भी भवानीपुर के स्ट्रांग रूम जा पहुंचे। सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल में कल करीब 4 घंटे तक ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम का मुआयना किया था। इसके 24 घंटे के अंदर आज शुभेंदु अधिकारी भी यहां पहुंचे। साफ दिख रहा है कि काउंटिंग से पहले ममता और शुभेंदु में टकराव का नया अखाड़ा अब स्ट्रांग रूम बन गया है। शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर बेवजह की ड्रामेबाजी का आरोप लगाया। शुभेंदु ने वोटों की गिनती से पहले दावा किया कि बंगाल की जनता ने जनादेश दे दिया है और ममता को बिना ड्रामा किए इसे मंजूर कर लेना चाहिए। धर्म की बात है, जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में, 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से
अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद से ही ममता बनर्जी ईवीएम में हेरफेर के आरोप लगा रही हैं। उन्होंने सारे टीएमसी कैडर को स्ट्रांग की चौकीदारी में भी स्ट्रांग रूम की चौकीदारी में लगा दिया है। इसी वजह से कल रात हिंसक टकराव होते होते बचा। ऐसे में अब भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। हर किसी की नजरें 4 मई पर हैं, जब वोटों की गिनती होगी। बीजेपी एग्जिट पोल के अनुमानों से बम बम दिखाई दे रही है, तो टीएमसी एग्जिट पोल को झुठलाकर चौथी बार प्रचंड विजय के दावे कर रही है। इन सबके बीच बीजेपी ने 2 मई को कोलकाता में एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें काउंटिंग के दिन की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। बैठक के लिए सभी सांसद, विधायक, वरिष्ठ नेता और चुनावी रणनीतिकारों को बुलाया गया है। अब खबर है कि 2 मई को ही टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने भी पार्टी की बैठक बुला ली है। हालांकि ये मीटिंग वर्चुअली होगी। इसमें टीएमसी ने अपने सारे काउंटिंग एजेंट्स और इलेक्शन मैनेजमेंट में शामिल लोगों को बुलाया है। दोनों बैठकों में रणनीति बनेगी कि काउंटिंग के दिन किस तरह एक दूसरे पर हावी रहना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। वैसे देश की राजनीति में 20 वर्षों से एक ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है। ये उस मोहल्ला छाप क्रिकेट जैसा है कि सस्ते में आउट हो जाओ तो अंपायर को बेईमान और बॉलर को चीटर बताकर स्टंप्स उखाड़कर बैट बॉल उखाड़ो लो और भाग जाओ। खेल ना सको तो खेलने भी मत दो और खेल भी बिगाड़ दो। यही ट्रेंड चुनावी राजनीति में आया है कि चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग, ईवीएम, रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, फोर्स सबको बेईमान बता दो और तो और वोटरों को भी दारू और पैसों में बिका हुआ बता दो। जीत गए तो कोई बात नहीं और हार गए तो पहले से ही बेईमानी की थीम तो तैयार ही है। कल से बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर चुनावी टकराव का जो नया राउंड शुरू हुआ है, कहीं ये भी वही तो नहीं। इस एपिसोड में मोटे तौर पर 4 सवाल उभर कर सामने आते हैं। क्या वाकई वोटों की गिनती में बेईमानी की गुंजाइश है या ममता बनर्जी हार को नकारने का माहौल बना रही हैं? ये ममता का संकेत है कि हार गई तो नतीजे नकार देंगी। क्या ये 2021 जैसा चुनाव बाद के तनाव का ट्रेलर तो नहीं है? ममता बनर्जी ने कल शाम 4:35 पर वीडियो मैसेज दिया था, जिसमें कुछ आरोप, कुछ आशंकाएं, कुछ ऑर्डर थे। ममता के बयान के 5 पॉइंट पर अगर आप गौर करें तो उनकी ओर से कहा गया कि बीजेपी के पास अपने एजेंट नहीं थे, उन्होंने सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल किया। मेरे पास जानकारी है कि बीजेपी ने लिफाफों में 3-3 हजार रुपए दिए। मेरे कैंडिडेट्स काउंटिंग के दौरान अपनी सीटों की रखवाली करें। बीजेपी ने काउंटिंग सेंटर्स के रास्ते में ईवीएम बदलने का प्लान बनाया है। और ममता बनर्जी ये भी बोलती हैं कि जब तक मैं ना कहूं तब तक काउंटिंग केबिन से ना निकलें और शांति रखें। और ममता बनर्जी के ये कहने के कुछ देर बाद टीएमसी कैडर नेताजी इंडोर स्टेडियम में जमा हो जाते हैं। जवाब में बीजेपी वाले भी पहुंच गए। जय बांग्ला वर्सेस जय श्री राम का नारा वहां पर लगने लगा। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है, उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं। चुनावी सियासत सबसे टफ गेम है। इसका क्रिकेट की तरह कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। आगे इसके नमूने भी दिखाएंगे। अब जरा देख लीजिए बंगाल में चुनाव बाद के इस तनाव को। हम 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा का ट्रेलर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 2021 का चुनावी साल बंगाल में सबसे बड़े टकराव के तौर पर दर्ज है। खास बात यह थी कि यह हिंसा चुनाव से पहले कम और चुनाव के बाद ज्यादा हुई थी। तब भी हिंसा का आधार पहले ही तैयार कर लिया गया था और इस बार भी माहौल कुछ ऐसा ही बनाया जा रहा है। यह अंदेशा क्यों है कि ईवीएम के बहाने बंगाल में एक बार फिर 2021 जैसी हिंसा की पटकथा लिखी जा रही है? ये पूछने की कई वजह, कई आंकड़े और कई तथ्य भी हैं। क्योंकि 29 अप्रैल को दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद मुर्शिदाबाद में सीपीआईएम के पोलिंग एजेंट रुहुल अमीन पर हमला हो चुका है। हमले का आरोप टीएमसी समर्थकों पर है। मालदा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष महानंदा मंडल पर भी 30 अप्रैल को दोपहर के वक्त हमला हुआ। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। नॉर्थ 24 परगना में भी बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में खूनी झड़प हुई है।
5 लोग घायल हुए, इनमें 2 की हालत गंभीर है। दोनों पार्टियों के एक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। लेफ्ट और कांग्रेस हिंसा के लिए टीएमसी पर हमलावर है। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि बस नतीजे आ जाने दो, बीजेपी सत्ता में आकर ये सब ठीक कर देगी। अब ऊंट आए पहाड़ के नीचे, तो पिछले तमाम चुनाव में खास करके जब बैलेट चुराकर खा गए पंचायत के चुनाव में, उस वक्त ममता बनर्जी क्यों नहीं कुछ बोली? ममता बनर्जी जो काम करती है वही कर रही है, उनको ये ड्रामेटिक्स आता है। सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से हिंसा और तनाव इन लोगों को मिलते हैं। विपक्ष पार्टी के एजेंट को मारपीट किए जाते हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस बार पोस्टपोन वायलेंस ना के बराबर होगा। अगर कोई कोशिश भी करता है उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो सरकार करेगी। और अब यहां आपको रिमाइंड कराना जरूरी हो जाता है कि बंगाल में 2021 के चुनाव में नतीजों के बाद क्या हुआ था। 2021 में बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में चुनाव हुए थे। इस दौरान 88 हिंसक टकराव हुए, जिनमें 31 लोगों की मौत हुई थी। 2 मई को वोटों की गिनती हुई। उसी रात से फिर चुनावी हिंसा शुरू हो गई। टीएमसी और बीजेपी कैडर में हिंसक टकराव हुआ, जो 16 जिलों में फैल गया। 2 मई से 5 मई के बीच बंगाल में 25 राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गई थीं। टीएमसी कैडर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और उसके वोटरों पर हमले के आरोप लगे। बंगाल के सैकड़ों हिस्सों से पलायन हुआ। लोगों ने असम में जाकर शरण ली। एनएचआरसी के मुताबिक 2 मई से जून आखिर तक हिंसा की 1934 घटनाएं हुई थीं। टीएमसी पर आरोप लगा कि उसकी जीत के बाद बीजेपी के कैडर और वोटरों से बदला लिया। ममता प्रशासन ने खुली छूट दे दी। हत्या, रेप, उत्पीड़न के कई मामले कोर्ट में गए, कई खारिज हुए, लेकिन कई अभी भी चल रहे हैं। अब जब 4 मई को वोटों की गिनती है, इस बीच टीएमसी और ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने काउंटिंग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी ने हर काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक केंद्र सरकार या पीएसयू के कर्मचारी को सुपरवाइजर या असिस्टेंट नियुक्त करने का आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की। इस आदेश को रद्द करने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि काउंटिंग में किसकी ड्यूटी लगेगी ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। अब ये कौन सी बात हो गई कि राज्य सरकार का कर्मचारी है तो वो निष्पक्ष रहेगा और केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो वो पक्षपाती हो जाएगा। कर्मचारी राज्य और केंद्र सरकार के होते हैं, ना कि ममता या मोदी सरकार के। लेकिन टीएमसी है कि अपनी मांग पर कायम है और अब वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिस पर कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। अब ममता सरकार को कितनी राहत मिलेगी या आफत बढ़ेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ेंगे और वक्त हो चला है अब आज के जनहित स्पेशल का। युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं होती, बल्कि इसकी कीमत पूरी दुनिया को आर्थिक संकट और महंगाई के रूप में चुकानी पड़ती है। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन पूरी दुनिया पर महंगाई के सीरियल अटैक शुरू हो चुके हैं और भारत का कॉमन मैन भी इस महंगाई युद्ध का शिकार बनने लगा है। विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर एक ही झटके में 993 रुपए महंगा हो गया है। अब एक सिलेंडर 3071 रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर जा पहुंचा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। $1 95 रुपए के पार हो चुका है। हवाई जहाज की फ्यूल यानी ATF की कीमतों में 5% का इजाफा हुआ है और कई एयरलाइंस ने 400 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। ये वो कीमतें हैं जो हर भारतीय को उस युद्ध के एवज में चुकानी है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी तो महंगाई युद्ध शुरू हुआ है और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में जबरदस्त विस्फोट हो गया, जिसके दाम युद्ध के दौरान ही तीसरी बार बढ़ाने पड़ गए। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा हो गया। इसके पहले 1 अप्रैल को 195 रुपए 50 पैसे बढ़ाए गए थे। उसके पहले 1 मार्च को 114 रुपए 50 पैसे बढ़े थे।
इस तरह ईरान युद्ध से पहले जो कमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली में 1,740 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था, वो अब 3,071 रुपए का मिलेगा। यानी युद्ध की वजह से 2 महीने में ही कमर्शियल गैस सिलेंडर 76% महंगा हो गया है। और विडंबना देखिए, आज मजदूर दिवस है और आज ही उस मजदूर की थाली पर महंगाई पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपए के इजाफे ने कैसे देश के लाखों छोटे दुकानदारों, ढाबा चलाने वालों और रेहड़ी पटरी वालों के सपनों पर महंगाई का बुलडोजर चला दिया है। इस पर हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपए का इजाफा ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बढ़ोतरी कितनी विस्फोटक है, इसका असर होटल, ढाबों से लेकर चाय की टपरी तक महसूस होना शुरू हो चुका है। मजदूरी उतनी मिल नहीं रही है और दाम कीमत बढ़ते चली जा रही है। घरेलू चीजें बढ़ रही हैं, गैस बढ़ रही है, तेल भी बढ़ रहा है, हर चीज महंगाई हो रही है। 3-3 हज़ार हम ब्लैक में टंकी दे रहा है। थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल जैसा भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। चाय की टपरियों पर चूल्हे पर चढ़ी चाय तो उबाल मार रही है, लेकिन चाय वालों का दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि जब सिलेंडर के लिए ही 3,000 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ेंगे तो क्या कमाएंगे, क्या बचाएंगे। गैस की महंगाई है या कोयला भी अब महंगा होने लगा है, तो इसलिए चाय पर जो है दाम अगर बढ़ा रहे हैं तो वो ग्राहक की जेब पर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के चाहे ग्राहक हो या दुकानदार हो, हर कोई जो गैस की महंगाई है उससे त्रस्त है। हर जगह चाय के रेट बढ़ गए, हर जगह खाने के रेट बढ़ गए, हर जगह किराया बढ़ गया, जहाँ जाओ वहाँ महंगाई है। पैसे बढ़ाओ तो ग्राहक भी ऐतराज करता है। 10 रुपए की चाय 5 रुपए में दे रहा हूँ। हर बंदा सोच रहा है कि महंगी है चाय, कैसे बिल्कुल गैस सिलेंडर महंगा होने के चक्कर में ही चलानी पड़ रही है। गैस सिलेंडर के दाम में लगी आग से सिर्फ चाय की टपरियां नहीं सुलग रही हैं, बल्कि रेस्टोरेंट्स में भी डर का माहौल है, क्योंकि एक तो पहले से ही गैस सिलेंडर मिलना अपने आप में युद्ध जीतने के बराबर था, और अब सिलेंडर मिल भी जाए तो उसे खरीदना बूते से बाहर हो रहा है। देश भर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं और हम आपको बता दें कि लगातार रेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा 993 रुपये बढ़ाए गए हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर में। और ये जो सिलेंडर है अब तो 3,074 रुपये में मिलेगा पूरे देश भर में। 2 महीने से सिलेंडर मिला नहीं कमर्शियल, वो भी मिला तो ब्लैक में खरीदा था। अब स्थिति क्या होगी, ये आम जनता पे फर्क पड़ना है इसका। तो अभी कैसे आप काम चला रहे हैं? सर डीजल ला के कहीं जुगाड़ से ऐसे काम चला, तो हर चीज़ में रेट तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे अपने घर से थोड़ी लगाएंगे। कितना बड़ा झटका है या कितना बड़ा आप अपने बिजनेस में नुकसान के तौर पर इसको देखिए। जब से तेज और गैस की दिक्कतें हो रही है तो उससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है सर। शुरू से ही सिलेंडरों की शॉर्टेज चल रही है, 3-4 डिपार्टमेंट हमको बंद करने पड़ गए, और जो हमारा मेनू था 300 आइटम, उसमें से 60% हमने डिटेक्ट कर दिए हैं, और वही जो लिमिटेड वाले हमारे मेनू थे उसी को हमने उसमें ऐड कर रखा है सर। दाम बढ़ाएंगे तो फिर ग्राहक खाएगा कैसे सर, वैसे पहले से वो हो रहा है, लेकिन ये है कि शॉर्टेज कर दिया, जैसे तैसे मैनेज किया जा रहा है सर। जब ढाबे पर थाली के दाम बढ़ते हैं तो गरीब तबके से आने वाले मजदूर की डाइट घट जाती है। ये गरीब के पेट और महंगाई का कनेक्शन है। युद्ध ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी कैजुअलिटी भारत की सड़कों और गलियों में हो रही है। भारत में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में हुए इस विस्फोटक इजाफे का मतलब क्या है, ये हम आपको बताने की जरूरत आपको नहीं है। आपको पता होगा कि 10 रुपए की चाय अब 15 रुपए में बिक रही है और 60 रुपए वाली थाली अब 90 से 100 रुपए में मिल रही है। लेकिन हम आपको वो बताते हैं जो आपको शायद नहीं पता होगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमत यानी 3,071 रुपए एक चाय विक्रेता की 5 से 7 दिन की कमाई के बराबर है, जो दिन के 500 से 700 रुपए कमाता है। गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए के इजाफे का मतलब है एक छोटा दुकानदार जो महीने में 2 से 3 सिलेंडर खर्च करता है, उसका खर्च 2 से 3 हज़ार रुपए बढ़ जाएगा।
भारत में एक दिहाड़ी मजदूर की औसत कमाई 500 से 700 रुपए प्रतिदिन है। अगर उसकी थाली की कीमत 30 रुपए भी बढ़ गई तो महीने भर में उसकी एक दिन की दिहाड़ी महंगाई की भेंट चढ़ गई। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दाम ना बढ़ाकर आम जनता को भारी राहत दी है, तो उनको शायद पता नहीं है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का असर घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने से ज्यादा व्यापक है। क्योंकि फॉर्चून बिजनेस इनसाइट्स की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के फूड सर्विस मार्केट में लगभग 71% हिस्सेदारी छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों की है। भारत में हर 10 में से 7 लोग जो बाहर खाना खाते हैं वो छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों का ही चुनाव करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे ट्रैफिक का लगभग 80% हिस्सा ढाबों पर ही रुकता है, जिनमें ट्रक और प्राइवेट गाड़ियां दोनों शामिल हैं। जाहिर है सिलेंडर के दाम बढ़ने से इन ढाबों की लागत बढ़ी है और इसका सीधा असर उस आबादी पर पड़ा है जो कम बजट में पेट भरती है। फूड पॉलिसी एनालिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार सिलेंडर महंगा होने की वजह से कई ढाबों ने दाम बढ़ाने के बजाय थाली का साइज छोटा कर दिया। कुछ एनजीओ की रिपोर्ट्स में देखा गया है हाईवे किनारे स्थित लगभग 12% छोटे ढाबों ने आंशिक रूप से लकड़ी या कोयला का इस्तेमाल फिर से शुरू कर दिया है। एमएसएमई सेक्टर की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक छोटे भोजनालयों ने अपने हेल्पर या सफाई कर्मचारियों की संख्या में कटौती शुरू कर दी है। स्टडी के अनुसार अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो 15 से 20% छोटे आउटलेट्स बंद होने के कगार पर पहुंच सकते हैं। और ये सब हो रहा है उस युद्ध के कारण जिसका भारत की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में हुए ऐतिहासिक इजाफे का विपक्षी दल कैसे अपनी राजनीति के हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं, अब जरा उन्हें भी सुनिए। मजदूर दिवस पे 5 किलो वाला सिलेंडर उस पे बढ़ा के मोदी जी ने रिकॉर्ड मैन बन गए हैं। अभी जो लोग ये सब बोल रहे हैं भाजपा करते थे, तो ये तो उनको समझना चाहिए गैस का दाम बढ़ा दिया, रेस्टोरेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं, कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोगों को करना पड़ेगा। केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। ये अपने लोगों का मुनाफा नहीं कम होने दे रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थ कई बार बढ़े भी हैं, कई बार कम भी हुए हैं, तो ये मार्केट की चीजें हैं, मार्केट के हिसाब से चलती हैं। भारत में इस वक्त महंगाई का जो अटैक हुआ है वो अंदरूनी नहीं बल्कि बाहरी अटैक है, जो ईरान युद्ध का साइड इफेक्ट है, जिसे कम करने के लिए सरकार एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। घरेलू सिलेंडर को आवश्यक वस्तु मानकर उसकी कीमतों को नियंत्रित रखा गया है। इसी तरह आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। अभी तक उल्टा सरकार ने 27 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती भी की थी। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 80% हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ाना सरकार के लिए बहुत ज्यादा दिन तक मुमकिन नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार पेट्रोल डीजल के दाम 4 से 5 रुपए बढ़ाने पर विचार कर रही है। आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसको लेकर क्या बयान दिया है, उन्हें भी सुनिए। Under the leadership of the Prime Minister, India has not allowed Indian kitchens to run short. We have not revised retail petrol and diesel prices. We have not allowed panic as a result of the military conflict and the closure of the Strait of Hormuz started. During this period, there has been a zero increase in Indian energy prices at the retail point. ये बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह के हालात बने हुए थे उसके मद्देनजर सरकार की ओर से आम लोगों को जरूर थोड़ी राहत दी गई थी, उस समय दाम नहीं बढ़ाए गए। लेकिन ये बात भी सच है कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है और इस तरह की खबरें भी छन छन कर आ रही हैं कि हो सकता है रिजल्ट के बाद दामों में बढ़ोतरी की जा सके।
आगे जो भी परिस्थिति रहेगी हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।